नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजस्थान के जानने के जो स्रोत है उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अभिलेख या शिलालेख है जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज जो सबसे पहले शिलालेख ले रहे हैं उसका नाम है बड़ली का शिलालेख। यह 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। भारत का भी ये पिपरवा अभिलेख जो लगभग 487 ईसा पूर्व का है उसके बाद का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो अजमेर ज़िले के बड़ली गांव के एक मंदिर से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख को गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने प्राप्त किया था। यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख है। इसके बाद जो अभिलेख आप देख रहे हैं वो है गोसुंडी शिलालेख जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। यह जो अभिलेख है यह चित्तौड़गढ़ के निकट नगरी के पास से गोसुंडी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसको सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। यानी राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत है उसका साक्ष्य देने वाला ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भाब्रू अभिलेख की। यह अभिलेख अशोक के समय का है यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का है। और यह अभिलेख सबसे पहले बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख की कुछ खास बातें हैं जिन पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इसी अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म व संघ यानी बौद्ध त्रिरत्न में अपनी आस्था प्रकट की है। तो यानी अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का ये सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस हमारे सामने है। और इसके साथ साथ चूँकि अशोक के जो शिलालेख हैं वो अभिलेख है वो यहाँ तक फैले हुए हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि राजस्थान में मौर्य साम्राज्य का शासन था, अशोक का शासन था। तो इससे संबंधित जानकारी भी भाब्रू अभिलेख हमें प्रदान करता है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा यूप स्तंभ लेख एक नांदसा नामक जगह है जो भीलवाड़ा ज़िले में है। वहाँ से एक सरोवर के किनारे से यह अभिलेख मिला है जो 168 ईस्वी का है। इस अभिलेख से हमें उस क्षेत्र में क्षत्रपों के विस्तार यानी क्षत्रप राज्यों के विस्तार तथा उत्तर भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के संबंध में जानकारी मिलती है। नानसा के बाद जो अगला अभिलेख हम ले रहे हैं जिससे राजस्थान को जानने या राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है वो है बड़ुआ यूप अभिलेख। यह अभिलेख 181 ईस्वी का है जो कोटा ज़िले के बड़ुआ गांव से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख हमें क्या जानकारी देता है? यह अभिलेख हमें बताता है कि इस क्षेत्र में मोखरी शासकों का शासन था और यह मोखरी शासकों का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसके अलावा इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी व हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। इससे संबंधित जानकारी भी बड़ुआ यूप अभिलेख हमें प्रदान करता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दधिमती माता मंदिर अभिलेख। यह नागौर ज़िले की जायल तहसील के गोठ मंगलोद गांव से प्राप्त हुआ है। वहाँ दधी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उसी मंदिर से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 608 ईस्वी का माना जाता है। और यह पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख से ही हमें ये पता चलता है
कि ये जायल नागौर का जो क्षेत्र है उस समय दाहिमा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो दधिमती माता अभिलेख के बाद आगे का जो अभिलेख जो राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है वो है मानमोरी का लेख। मानमोरी के लेख के संबंधित शायद आपने कभी जनरल नॉलेज में कुछ पढ़ा भी होगा। तो ये मानमोरी का अभिलेख 713 ईस्वी का है और ये कहाँ है? यह है चित्तौड़गढ़ जिले के मानसरोवर झील के तट पर एक पिलर के ऊपर यह लेख उत्कीर्ण है और इसी लेख से हमें अमृत मंथन की कहानी की जानकारी मिलती है और साथ साथ 4 मौर्य या मौर्य शासकों जिनमें महेश्वर, भीम, भोज व मान का हमें मान से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी अमृत मंथन की कहानी के बारे में ये बताता है और इसके साथ साथ इससे ये सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र के ऊपर मौर्य शासकों का नियंत्रण था जिनमें महेश्वर, भीम, भोज व मान का उल्लेख है। जब कर्नल टॉड विभिन्न अभिलेखों को इंग्लैंड ले जा रहे थे तो इस अभिलेख को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। तो कई बार ये जिक्के से संबंधित भी क्वेश्चन है कि कौन से अभिलेख को इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। और इसी अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो चित्तौड़ का दुर्ग है जिसको चित्रकूट भी कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम निर्माण मौर्य शासक चित्रांग या चित्रांगद के द्वारा करवाया गया। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो राजस्थान से संबंधित हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। इसके बाद आता है गटियाला का शिलालेख। गटियाला का शिलालेख जोधपुर के पास गटियाला जगह है, वहाँ से एक स्तंभ पर मिला है जो 861 ईस्वी का है और इससे हमें प्रतिहार शासक कक्कू की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी यह क्षेत्र प्रतिहारों के अधीन था और इसके साथ साथ मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी इस शिलालेख से हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति पर, जिसको सांडनाथ प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह 953 ईस्वी की प्रशस्ति है जो उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से प्राप्त एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है जो अल्लठ जो मेवाड़ के शासक थे उनकी समकालीन प्रशस्ति है। और इस प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि इस मंदिर को यानी सारणेश्वर मंदिर को भगवान शिव का ये जो मंदिर था इस शिवालय को चलाने के लिए खर्चे हेतु वहाँ से गुजरने वाली सवारियों से कर वसूल किया जाता था। इसका मतलब कि उस क्षेत्र की जो आर्थिक हालात है या जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में हमें ये जानकारी उपलब्ध करवाता है। और इसके साथ एक बात जो और आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आड़ क्षेत्र से प्राप्त यह एकमात्र प्रशस्ति है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं हर्षनाथ प्रशस्ति। जो हर्षनाथ मंदिर शायद आप जानते होंगे कि सीकर ज़िले में ये बहुत ही भव्य मंदिर है। उस मंदिर की ये एक प्रशस्ति है जो 973 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई और इस प्रशस्ति से हमें चौहान शासकों विशेष करके विग्रहराज चौहान के समय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चौहानों का वंशक्रम व अन्य चौहान शासकों की उपलब्धियों पर भी यह प्रशस्ति प्रकाश डालती है। कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि हर्षनाथ प्रशस्ति से हमें चौहान शासकों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब अगली जो प्रशस्ति है वो है आर्थुणा प्रशस्ति। प्रशस्ति जिसको मैंने बताया अभी आपको, शायद किसी शासक या व्यक्ति की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं या जो बातें कही जाती है उन्हीं को आर्थुणा प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। आर्थुणा प्रशस्ति 1079 यानी 1079 ईस्वी की है और ये बांसवाड़ा जिले के आर्थुणा में जो शिवालय है उससे यह प्रशस्ति प्राप्त होती है। और इस प्रशस्ति से हमें वागड़ क्षेत्र में परमार शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। परमार शासकों की उपलब्धियों की जानकारी देने वाली ये महत्वपूर्ण प्रशस्ति है।
इसी प्रशस्ति में बताया गया है कि परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंड राज ने इस अर्थुणा के शिवालय का निर्माण करवाया था अपने पिता की याद में। इसके साथ साथ कुछ आर्थिक जानकारियां भी अर्थुणा प्रशस्ति हमें देती है, जो यह बताती है कि उस समय इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जिनमें मुख्य रूप से द्रम, रूपक व विशोपक महत्वपूर्ण थी। अगले शिलालेख की बात करते हैं, वो है किराड़ू लेख। किराड़ू लेख 1161 ईस्वी का है और ये किराड़ू एक जगह है जो बाड़मेर जिले में है और वहाँ के शिव मंदिर पर की दीवार पर यह लेख हमें मिलता है। और इस लेख से भी हमें परमारों के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ के आबू यज्ञ से इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा किराड़ू लेख हमें यह बताता है कि उस समय यानी तात्कालिक समय में मारवाड़ का जो शासक था वो सिंधु राज था। तो सिंधु राज और मारवाड़ क्षेत्र के बारे में जानकारी देने वाला यह एक महत्वपूर्ण लेख है जिसको किराड़ू लेख के नाम से जाना जाता है। तो यह कुछ अभिलेख या शिलालेख या कुछ प्रशस्तियाँ थी जो राजस्थान के इतिहास को समझने में हमारी मदद करती है। इतिहास के स्रोत अभी कंटिन्यू है, आगे और कौन कौन से स्रोत है जो हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, इसके बारे में चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनकी स्टडी करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, इनको लिखिए और लर्न करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।